Hello everyone, I am Jatin and today we are starting our lecture number 8 of kinematics. देखो काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने 2-3 केस करा दिए हैं। वो 2 केस करा दी तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया और एक फ्रॉम सम हाइट जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं वो वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, अब हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। 2 और केस बचे हैं, उनको कवर करते हैं। तो पहले तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे से जो भी अपडेट्स है वो आपको हेल्प मिलेगी, प्लस डाउट्स वगैरह के लिए, मेंटरशिप के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारा कवर कितना हो चुका है। हमने इतना पार्ट कवर कर लिया है और इसका भी हमने एक केस कवर कर लिया जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं, वो वाला केस भी हमारा कवर हो चुका है। इसका जो सेकंड केस है वो बचा हुआ है, तो हम उसको देखने वाले हैं आज। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल होना इंक्लाइंड प्लेन को देखने वाले हैं। देखो इन अब जो बचा हुआ टॉपिक है इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं ज्यादा प्रॉब्लम इस लेक्चर में सॉल्व नहीं करने वाला। जो कुछ गिने चुने प्रॉब्लम है वो आपको डीपीपी में मिल जाएंगे और ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। बस कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें टॉपिक देख लेना चाहिए, एक बार नज़र मार लेनी चाहिए ताकि बाई चांस अगर आ भी जाए तो हम उसको कर पाएँ। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से एंड द टॉपिक इज़ ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन फ्रॉम द सम हाइट। देखो अब तक हमने जो प्रोजेक्शन पढ़ा था हाइट वाला, वो ऐसा पढ़ा था कि एक हाइट है और इस हाइट एस से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। अब मैं इसको किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या ऊपर की साइड या मैं किसी एंगल नीचे की साइड इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, थीटा एंगल थीटा। ठीक है? तो अब वो वाला केस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं कि हम एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, मतलब ऊपर की साइड कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो जो इतना पोर्शन है, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन है। अब इसके नीचे वाला प्रोजेक्शन हमें स्टडी करना होगा। ठीक है? तो अब देखो कि अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ऊपर वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है? और नीचे वाली डायरेक्शन मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है, मान लेते हैं। ठीक है? तो मेरा जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो नीचे की साइड है, तो उसको हम माइनस जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अब मैं इनिशियल वेलोसिटी यू की बात कर लेता हूँ। यू है और एंगल थीटा पर है, तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी? यू कॉस थीटा। ठीक है? और यू वाई की वैल्यू क्या होगी? यू साइन थीटा, क्योंकि ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है? यू साइन थीटा पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है। ओके, इतना समझ आ गया। और अगर मैं बात करूं कि ए एक्स, तो ए एक्स तो वापस से जीरो ही है, और ए वाई की अगर मैं बात करूंगा तो वो माइनस का जी है क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतना समझ आ गया बेसिक रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हमने देख ली कि ए वाई तो हमारा नीचे की साइड है। ठीक है, एच हमारा नीचे की साइड है, और अभी तक हमने ये नहीं माना कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन किसको ले रहे हैं, नेगेटिव किसको ले रहे हैं। तो हमने ये बोल दिया था कि नीचे वाली डायरेक्शन हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि एट मैक्सिमम पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? एट मैक्सिमम पॉइंट इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर मेरे को बोलता है पहला पॉइंट कि टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है हमारा। तो वी वाई, यू वाई, ए वाई और टी। तो वी वाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है। ठीक है, ये माइनस का जी है और इंटू टी है। तो अगर मैक्सिमम पॉइंट की बात करूं तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? अब मैं बात करता हूँ ये हाइट कितनी होगी, तो वो निकालना भी आसान है। दैट वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस का टू जी एच मैक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट होगी, अगर मैं इतनी हाइट को स्मॉल एच मान लूं तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ठीक है, ये मिलके मैक्सिमम हाइट बनाएगा। तो ये जो स्मॉल एच आ रहा है मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये स्मॉल एच निकल के आ रहा है। ठीक है, स्मॉल एच निकल के आ रहा है अगर मैं सिर्फ इतनी स्टडी की बात करूँ, इतने केस की बात करूँ। तो अगर मैं बात करूँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टू जी एच। तो एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हो गई प्लस कैपिटल एच, और कर दूंगा इसमें तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाएगी। ये नॉर्मल सा केस है। अब हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मान लेते हैं इस तरीके से कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होती है। ठीक है,
तो अगर मैं एस को, क्योंकि मैं इनिशियल पोजीशन मेरी ये है और फाइनल पोजीशन मेरी ये है, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो नीचे की साइड एच हो रहा है, ठीक है, जिसको मैं नेगेटिव एच बोलूंगा क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन में हमने नेगेटिव माना है, तो माइनस एच। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूं तो ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव लेंगे, तो यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक मेरा प्रोजेक्टाइल बन गया। अब जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कर लूंगा, मतलब सॉरी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोल गया, और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मेरे पास जो भी टाइम की वैल्यू आएगी दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, और इसमें एक वैल्यू तो रियल होगी, रियल पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, और एक कुछ भी हो सकती है, नॉन रियल हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी भी टाइम नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो रियल पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तो फिर हम एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल ये है कि ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के ही सॉल्व हो सकता है। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, पहले 3-4 बार मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक बन रहा है, इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बनना है, तो एक्स की वैल्यू को मैं एक तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ जिसकी वैल्यू होती है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। मैं 5-6 बार इसके क्वेश्चन भी कराए हैं तो ये तो आना ही चाहिए था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इस तरह सॉल्व होता है, जो भी रियल पॉजिटिव वैल्यू होगी वो मेरा टाइम टेकन होगा। अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना वही आसान है कि एक्स कंपोनेंट में मेरी वेलोसिटी क्या है, क्या, कि रेंज इक्वल टू होगा यू एक्स, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन दोनों का जब भी मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तो वही तरीका है जो सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस आने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं कि अगर मैं थीटा एंगल नीचे की साइड कर दूं, देखो इस वाले केस में मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट नीचे ही हो रहा है, और ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपने रूल्स को। तो मेरा नीचे की साइड ग्रेविटेशन एक्सलेशन लग रहा होगा जी, जिसको मैं पॉजिटिव मानूंगा आपकी बात, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करता हूँ तो यू मेरा थीटा एंगल इस तरीके से है, थीटा, तो यू एक्स हो जाएगा ये और यू वाई हो जाएगा नीचे की साइड, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान दिया, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू वही 0 और ए वाई की वैल्यू पॉजिटिव का जी, इस पर प्लस जी मान। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही आएगा कि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूँ कि टाइम टेकन कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला जाएगा, बट थोड़ा सा चेंज आएगा कि जो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट लिया था वो नेगेटिव लिया था या पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट अगर मेरा ये है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई डायरेक्शन में वो पॉजिटिव एच हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे वाली ली है तो पॉजिटिव एच हो रहा है, मेरी वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव है यू साइन थीटा टी, और प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जो मेरा ग्रेविटेशन एक्शन है वो भी नीचे की डायरेक्शन में ही है। इसको सॉल्व करने पे जो भी टाइम की पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगी वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, वही क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है जैसा अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं कि रेंज क्या होगा, तो रेंज का यूएन फॉर्मूला यू एक्स इंटू टी कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके हम। A ball is thrown up from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle theta 30 degree with a horizontal, ठीक है। तो ये मेरा एक टावर है, हाइट है एच है जिसकी, मेरे को हाइट नहीं पता है, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। इस टावर पे से इसके कॉर्नर से मैंने एक बॉल को थ्रो किया एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से बना रहा हूं मैं 30 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया और मेरे यू की वेलोसिटी आ गई यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और इसने मेरे को बोल दिया कि इट्स हिट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर फ्रॉम द टावर बेस। ये टावर बेस है और इससे ये 17.3 मीटर दूर जाके गिर रही है। कितना जाके गिर रही है, 17.3 मीटर दूर जाके गिर रही है। इस तरीके से जा रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है, और यहाँ के गिर रहा होगा। तो अब मैंने माना मेरे को रेंज पता चल गई कि रेंज क्या है। अगर मेरे को रेंज पता चल गई तो रेंज क्या होता है, यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और इनटू टाइम, टाइम टेकन। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। यू एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस 30 डिग्री, राइट। तो यू कॉस 30 डिग्री, यू की वैल्यू 10 है और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इनटू टाइम टेकन, और इसकी वैल्यू है 17.3।
अब हमें सबको पता है कि √3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 10 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 710.3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर टी इक्वल टू आ गया मेरा 2 सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास निकल के आ गया कि 2 सेकंड होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द, देखो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, चेंज क्या कर दिया कि हमें हाइट कैलकुलेट करनी है इस टावर की। देखो वी ऑलरेडी नो कि ये मेरा हाइट h है, कुछ कुछ, ठीक है, मान लेते हैं कुछ h हाइट है, और मैं इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर की साइड मेरा यू वाई होगा। ठीक है, और ये कोई कंपोनेंट होगा जो ऊपर जाके इसको नीचे लाने में ट्राई करेगा। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, तो मेरा जो माइनस का एच होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा, यू साइन 30 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब मेरे को पता है कि टाइम टेकन कितना है उसका 2 सेकंड है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सेकंड वैल्यू रख दूंगा और यू की वैल्यू में 10 रख दूंगा, जी की वैल्यू में 10 रख दूंगा, तो मेरा हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का एच विल बी इक्वल टू क्या होगा, यू साइन 30। यू की वैल्यू 10 है, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास हाफ होती है। टी की वैल्यू 2 है, माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास कटपिट का आंसर आएगा 10 माइनस 20 दैट इज माइनस का 10। और ये माइनस एच के इक्वल है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया एच इक्वल टू 10 मीटर विल बी माई करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ अननोन हाइट, मेरे को नहीं पता, और उन्होंने की इक्वल इनिशियल वेलोसिटी मान ली। वन इज प्रोजेक्टेड थीटा इक्वल टू 40 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज सेम एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो केस होते हैं। एक तो मैं इसको ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो मैं थीटा एंगल ऊपर की साइड फेंक दूं। ठीक है, एक मेरा ऑप्शन है कि मैं थीटा एंगल नीचे की साइड फेंक दूं, और यू वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी। तो दोनों केस मेरे को दे दिए, और व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द रेंज। ठीक है, तो मैं दोनों केसेस में अगर मैं रेंज की बात करूं, तो पहले केस में रेंज तो कुछ इतनी आएगी R1, और दूसरे केस में रेंज कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, जिसको मैं मान लेता हूं कि ये पूरी R2 है। तो हमें एक तरह से दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, R2 माइनस R1 निकालना है। ये मेरा पॉइंट है कि मेरे को निकालना क्या है। तो पहले केस में रेंज जो होगी और दूसरे केस में रेंज होगी, एक्चुअली देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूंगा दोनों के लिए, तो वो सेम आएगा, यू एक्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम आनी चाहिए। तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू एक्स इंटू टी। तो जो डिफरेंट करेगा वो टाइम से होगा। तो अगर मैं बात करूं कि आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू क्या है, आर टू माइनस आर वन इक्वल टू क्या है मेरा, यू एक्स फॉर सेकेंड इंटू टी टू माइनस यू एक्स फॉर वन इंटू टी वन, यही है। अब यू एक्स तो दोनों के लिए इक्वल आ रहा है, तो यू एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूंगा क्योंकि यू की वैल्यू मेरे को गिवन है 10। ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू मेरे को 45 गिवन है, तो यू एक्स की वैल्यू होगी मेरी 10 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 5√2। कितनी आएगी, 5√2 मीटर पर सेकंड। तो यू एक्स की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास एक्सेस 5√2 T2 माइनस T1 विल बी माई करेक्ट आंसर। अब मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है दोनों के लिए। देखो अगर मैं पहले केस की बात करूं, जब मैं डाउनवर्ड या बिलो द हॉरिजॉन्टल में फेंक रहा हूँ 45 डिग्री, बिलो वाला केस देख लेते हैं कि बिलो 45 डिग्री वाला केस देख लेते हैं। तो उस केस में मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना था। ठीक है, और टाइम टेकन लिया था। या फिर मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ, तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। अब नीचे वाले केस के लिए बात कर रहा हूँ, तो हाइट जो मेरी होगी वो माइनस का एच होगी। यू साइन थीटा मेरा इस केस में नेगेटिव आएगा, माइनस का यू साइन थीटा इंटू टी, ये T1 है। ठीक है, और सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड या फिर इसको ना टी मान लो, T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो ये अगर मैं सब कुछ काट पीट दूं, तो यू साइन थीटा T1 माइनस का, सॉरी प्लस का हाफ जी T2 T1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पहला केस। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं कि एबव 45 डिग्री की बात हो रही है, एबव 45 डिग्री की बात हो रही है,
तो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव होगी, तो माइनस का एच दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू T2 माइनस का हाफ जी T2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इन दोनों को ही ऐड कर देता हूँ, इसको और इसको, तो मेरे पास निकल के आएगा कि 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा T1 प्लस T2 इज माइनस का हाफ जी T2 स्क्वायर और माइनस का T1 स्क्वायर, ये निकल के आ गया। ओके, तो अगर मैं इक्वेट करना चाहूं तो मेरे पास आया यू साइन थीटा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, हाफ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो मैं इस फॉर्म में इसको खोल दे रहा हूँ जिससे मेरा कैंसल आउट हो जाए, T1 इंटू टी टू माइनस T1, ठीक है। तो इससे ये कैंसल हो गया और मेरे पास आया कि T2 माइनस T1 की जो वैल्यू होगी वो होगी यू साइन थीटा 2 अपॉन जी, ये निकल के आ गया। और एक्चुअल में मेरे को इसी की तो जरूरत है, मेरे को T2 माइनस T1 ही तो निकालना है। तो 5√2 into u 2u sin theta upon g will be my correct answer. ओके, तो 5√2 2 इंटू यू की वैल्यू 10 है और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 10 मीटर। ये हो गया मेरा रेंज का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा डेल्टा आर दैट विल इक्वल टू होगा 10 मीटर, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था जो DPP 7 में था, जिसको हमने उस टाइम पे छोड़ दिया था, देखो उसका डेरिवेशन ना बहुत लेंथी है। एक्चुअली ये नीट लेवल का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि लेस देन 45 डिग्री विल बी माई करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ करना कैसे है। मैंने माना कि अगर मैं उसको किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा हूँ, तो मेरे को बोलना है कि मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए, आर मैक्स होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंगल। इसका मतलब कि अगर मैं डी आर बाई डी थीटा निकालूंगा, जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो उसका डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जो भी आर की वैल्यू आएगी, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, दैट विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमा दोनों देता है, वैसे क्या देता है, मैक्सिमम और मिनिमा दोनों देता है। ठीक है, दोनों केस दे सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा जब भी मेरा आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने किसी वेलोसिटी यू से फेंक दिया मान लो, और थीटा एंगल में फेंक दिया और इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो अब एक केस देखते हैं कि सॉरी स्पेस नहीं छोड़ा जाता, तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे कि अगर ये एच हाइट है, क्या है, एच हाइट है, तो माइनस का एच विल बी इक्वल टू होगा मेरा यू साइन थीटा प्लस साइड में इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जो रेंज आएगी, रेंज आएगी दैट विल इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट। तो मैं टाइम टेकन को आर अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो माइनस का एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू आर अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का हाफ जी आर अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया, तो माइनस एच इक्वल टू आ गया मेरा, यू से यू कैंसिल हो गया, तो आर टेन थीटा माइनस का जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा कर। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डी आर बाई थीटा कैलकुलेट कर दूं, तो मेरे पास थीटा की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी माई करेक्ट आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने पे ऐसा कुछ आता है कि जो मेरा सेक थीटा वगैरह आएगा वो अंडर रूट में लेस देन 1/√2 ऐसा कुछ आता है, तो उससे हमने ये डिसाइड किया कि 45 डिग्री से एंगल कम होना चाहिए। ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन करके नहीं बता रहा, बिल्कुल भी हेल्प नहीं है, इवन जेई मेन के लिए भी ये टफ ही क्वेश्चन है एक तरह से, है ना। तो 45 डिग्री लेस देन वाला करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखना, बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप छोड़ देना, ये डुएबल क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं छोड़ना ही होता है। ठीक है, तो हमारा डेरिवेशन आप एग्जाम में करने नहीं बैठोगे, क्योंकि इस डेरिवेशन को करने में मेरे को भी 3-4 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, ये होता है एक प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कुछ भी हिल भी हो सकता है, ये प्लैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, पहाड़ की तरह भी हो सकता है। तो ये हमने थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन मान लिया। अब क्या होता है कि इसमें दो केस होता है, एक तो होता है कि मैं बॉटम पॉइंट से प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन कर रहा हूँ,
ठीक है। और एक होता है मैं किसी टॉप पॉइंट से प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर कर रहा हूँ। तो दो केस होंगे, एक तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, और एक होगा बॉटम टू टॉप। इसको मैं बोल सकता हूँ अप द इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन को ऊपर की साइड जा रहे हैं, और ये बोल सकते हैं डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, तो दो केस इस तरीके से होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं दोनों केसेस को। ओके, स्टार्ट करते हैं विद दी। अगर मैं बात करूं कि अगर ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं, जिसका एंगल व्हाइट कलर ले लेते हैं, जिसका ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है, नहीं इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां भी इंक्लिनेशन एंगल बोलेंगे ऑफ दैट प्लेन, ठीक है, वो हम अल्फा मानेंगे, और प्रोजेक्शन एंगल थीटा मानेंगे। थीटा कोई विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। क्या मतलब है इस चीज का, अभी समझेंगे, देखने वाले। देखो, अगर मैं बात करूं कि अभी मैं किसी एंगल पे ना फेंक के नॉर्मली किसी बॉल को या किसी चीज को ऊपर की साइड ऐसे पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे बात करते हैं, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो वैसे इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, नीचे की साइड, डाउनवर्ड टू अर्थ। ठीक है, अगर मैं बात करूं दैट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरीके से, ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, ये दो कंपोनेंट्स अगर मैं लेना चाहूँ कि अगर ये जी एक्स डायरेक्शन है और ये जी वाई डायरेक्शन है, या इसको ऐसे मान लो कि जो पैरेलल वाली डायरेक्शन है उसको हम एक्स डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मेरा प्लेन इस तरीके से इंक्लाइन पे ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये एक्स प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर वाला वाई प्लेन है। ठीक है, वाई प्लेन इसके परपेंडिकुलर वाला है, वाई, और ये एक्स, और ये मेरा एंगल थीटा जो कि 90 डिग्री होगा अगर परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा टेढ़ा बनाए लेकिन ठीक है। तो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये कंफर्म है। कैसे, देखो नॉर्मली देखो कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरा प्लेन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और ये अल्फा एंगल है, क्या है, अल्फा एंगल, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल की बात हो गई, तो ये पूरा मिला के तो 90 डिग्री होगा, राइट। लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक और पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये वाला अल्फा होगा। सेम बात कर रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर होता है वो वाला अल्फा होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मेरा इंक्लिनेशन प्लेन का एंगल अल्फा है, तो जो परपेंडिकुलर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल वो भी अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, तो अगर ये जी है तो ये वाला जी कॉस अल्फा हो गया, और ये वाला जी साइन अल्फा हो गया। ठीक है, तो कंपोनेंट समझ में आ गई, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे निकालना है वो देखते हैं। अब सिमिलर तरीके से अगर मैं ये वाला तो था जब मैं अप द इंक्लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर की साइड फेंक रहा हूँ, ठीक है। अब अगर डाउन द इंक्लाइन की भी बात कर लूँ तो सेम ही कंपोनेंट रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डाउन द इंक्लाइन। तो अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, आप इससे करेक्ट कर लेते हैं इसको, अगर बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में जी है, तो ये वाला एंगल, ये अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये जी कॉस अल्फा होगा, और ये जी साइन अल्फा होगा। फर्क बस ये पड़ेगा कि जब हम इस केस की बात कर रहे थे तो जी जी साइन अल्फा इसके मोशन को अपोज कर रहा था, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था। बट इस वाले में इसके मोशन को, अगर ये नीचे की साइड आ रहा है तो मोशन को सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, इतना सा फर्क है। तो एक चीज समझ में आ गई, अभी तो हमने क्या डायरेक्टली बात करी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किसी एंगल पे, कि यहाँ से इस एंगल से मैंने यहाँ से थीटा एंगल पे विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है, यानी प्लेन से थीटा एंगल पे फेंक रहा हूँ मैं, इस प्लेन से थीटा एंगल पे। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से थीटा एंगल पे, प्लेन से, ठीक है, ये प्लेन है, इससे थीटा एंगल पे फेंक रहा हूँ, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये बॉडी इस तरीके से ऊपर जाके ऐसे गिरेगी। ठीक है, अब देखते हैं दोनों केसेस को अच्छे से। अब द इंक्लाइन की बात कर लेते हैं पहले, अब द प्लेन।
तो ये केस तो मैंने बता दिया कि ये वाला कॉम्पोनेंट जो नीचे वाला होगा वो जी होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट जी कॉस अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये जी साइन अल्फा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं नीचे से ऊपर पुश कर रहा हूँ तो मैं इस वाली डायरेक्शन को एक्स मान रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स, और इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव वाई मान रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गए? तो यहां से देख के पता चला कि जो मेरा एक्सेशन इन एक्स डायरेक्शन होगा वो माइनस का जी साइन अल्फा होगा। ठीक है, और एक्सेशन इन वाई डायरेक्शन होगा वो माइनस का जी कॉस अल्फा होगा। अब तक हमने जितने भी केस पढ़े थे, हमारा एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेशन था वो जीरो था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन की जब भी हम स्टडी करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हमारा कुछ ना कुछ एक्सेशन होगा। बस हमें उसी को स्टडी करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जैसे हमने नॉर्मली अब तक इक्वेशन सॉल्व करी है सारी। ठीक है, देखो इस तरीके से केस होगा। मैंने यहां से अगर मैं किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करता हूँ, ये अगर एंगल थीटा में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विद द वेलोसिटी यू, तो ये ऊपर की साइड जाएगा। एक टाइम आगे जब इसकी यू वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, और फिर ये वापस नीचे की साइड आना चालू करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि इसकी रेंज जो होगी वो यहाँ होगी वैसे तो, लेकिन कायदे से अगर मैक्सिमम रेंज की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये थोड़ा आगे तक जा रहा है, लेकिन आगे जाके वापस पीछे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका यूएक्स कंपोनेंट था वो एक पॉइंट पे जीरो हो गया और वापस फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आना चालू कर दिया। ठीक है, ये फिर भी टाइम पे डिपेंड करेगा कि इस तरीके से जाएगा या किस तरीके से जाएगा, टाइम टेकन कितना है उस पर डिपेंड करेगा, वो हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने माना कि मैं थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा मेरा वो है, मैक्सिमम हाइट जो टेकन है वो मैक्सिमम हाइट हो गई ये। ठीक है, और रेंज हमें निकालनी है, टाइम टेकन निकालना है। तो ये वाले कंपोनेंट तो क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी अगर ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन मेरी वाई डायरेक्शन है, तो अब बाकी का सब कुछ सिंपल है। ए एक्स की वैल्यू मेरी माइनस का जी साइन अल्फा है, और ए वाई की वैल्यू मेरी माइनस का जी कॉस अल्फा है। इतना समझ आ गया? ठीक है, यू एक्स की वैल्यू मेरी वही यू कॉस थीटा है, और यू वाई की वैल्यू मेरी यू साइन थीटा है, इनका पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों की दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन, मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? पॉजिटिव। इतना समझ आ गया? आगे चलते देखो, तो मेरे पास यू एक्स आ गया यू कॉस थीटा, ए एक्स आ गया जी साइन अल्फा। ठीक है, अब वी एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी तो होगा। कैसे? हमें पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, हमने बस वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से x इक्वल टू होगा यू कॉस थीटा। अब x की बात करूं, यानी s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर आ रहा है। सिमिलर तरीके से y हो गया यू साइन थीटा, ए वाई हो गया जी कॉस अल्फा, ये आ गया और ये आ गया, सब निकल गया। अब समझो, जब मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट की। इसका डेरिवेशन देखना अच्छे से, है ना? चलो आगे मैंने स्लाइड बना रखी है, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट की मैंने स्लाइड बना रखी है। तो इसमें देखो, जब ये इसी डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन, यहां से इसने प्रोजेक्शन स्टार्ट किया एट द एंगल थीटा, ये कहीं ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो ही है, क्योंकि जो वाई डायरेक्शन में इसके पॉइंट्स है वो अभी भी वही सेम बना हुआ है, उसी लेवल पे वाई डायरेक्शन में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो रही है, इसकी फ्लाइट कंप्लीट हो रही है, ये वापस से वाई कोऑर्डिनेट में उसी पॉइंट पे आके गिर रहा है, लेवल उसका वापस से जीरो हो रहा है। तो y इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अभी हमने इक्वेशन देखी थी इसकी कि यू साइन थीटा माइनस का जी कॉस अल्फा इंटू टी, सॉरी नीचे वाले को यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का जी। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया मेरा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस का हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आया कि टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। देखो अब तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आया था टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बस हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेशन है उसकी वैल्यू जी कॉस अल्फा होगी। अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो मेरा अल्फा जीरो होता,
और अगर मैं यहाँ पे अल्फा 0 पुट करता हूँ तो मेरा 1 हो जाएगा, जो कि 2u sin थीटा अपॉन जी जो हमारा पहले फॉर्मूला आया था वही है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। अब देखो अगली चीज मैं बात कर रहा हूँ रेंज की। तो रेंज मेरा क्या है? रेंज है मेरा एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला आया था कि एक्स इक्वल टू होगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो अब ये थोड़ा डेरिवेशन लंबा है तो इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। क्या होगा कि मेरा एक्स की जगह मैं ले रहा हूँ आर, क्योंकि मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। यू एक्स, एक्स मेरा क्या है एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा है। टाइम ऑफ फ्लाइट में टी ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस का हाफ जी साइन एल्फा इंटू टी स्क्वायर। नाउ आई नो दैट द टी इक्वल टू मेरा आया अभी जी यू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरा r इक्वल टू आ गया u कॉस थीटा, और t की वैल्यू मैंने रख दी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा माइनस का हाफ, और जी साइन एल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू होगी 4u साइन स्क्वायर थीटा। आई गेस ये ओवरलैप होगा मेरी पिक्चर पे, तो मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आर इक्वल टू मेरा आ गया 2u कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा, इतना आ गया मेरा पहली बार में, माइनस का एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, ओके, और एक टू से एक टू कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर जो आया वो आया 2u साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। चलो इतना तो निकल के आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है दोनों में से। तो मैंने देखा अगर मैं कॉमन निकालने की बात करूँ, यहाँ पे जी है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालने की बात करता हूँ तो मेरे पास, ठीक है, तो अभी तक मेरा आया कि आर इक्वल टू क्या क्या आया, 2u कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा माइनस 2u साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन एल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा, इतना आया। अब मैं आर इक्वल टू मैंने कॉमन निकाल लिया कि यू स्क्वायर 2u साइन थीटा मेरा कॉमन निकल के आ रहा है अपॉन जी कॉस एल्फा भी कॉमन निकल के आ रहा है। तो बचा क्या मेरे पास, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, और माइनस का यहां से मेरा बचा साइन थीटा इंटू साइन एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा। एक कॉस निकल गया मेरा बाहर और एक कॉस मेरे पास अभी भी बच गया। ठीक है, तो आर इक्वल टू मेरे पास आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा, और मैंने एलसीएम लिया जब तो ये कॉस एल्फा आ गया यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस का साइन थीटा इंटू साइन एल्फा। अब देखो ये एक फॉर्म बन रही है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि कॉस सी प्लस डी इज इक्वल टू होता है कॉस सी डॉट कॉस डी माइनस साइन साइन सी इंटू साइन डी। देखो सेम फॉर्म बन रही है, इसका मतलब जो मेरा अभी बन रहा है वो बन रहा है कॉस एल्फा प्लस थीटा, ये बन रहा है। तो मैं इसको पुट कर दूंगा तो आर इक्वल टू आ गया मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस थीटा, ये बना मेरा, इतना बन गया। तो वैसे तो मेरा ये भी आंसर सही है, यहाँ पे भी इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ उसको तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है कि मेरे पास अभी तक क्या बना, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, मैं इसको लिख देता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एल्फा, इतना बन रहा है, और नीचे बन रहा है मेरा जी कॉस स्क्वायर एल्फा, इतना बन गया आर की वैल्यू। अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि साइन 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू सी प्लस डी, सॉरी इंटू, मैं इसको वापस से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू का जो एडिशन होता है वो होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो डायरेक्ट डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो निकल के आया उसको एंड में याद रख लेना। और इतना तो सिंप्लीफाई अगर आपने कर लिया कि इस फॉर्म तक भी आप निकल के आ गए तो इस केस में आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा।
और वो हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम जब मैक्सिमम की वैल्यू की बात करें तो हमारा वो कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो। ठीक है? तो अब हमारा यहाँ से अगर मैंने इसको c माइनस डी बाई 2 को मैंने थीटा लिखा और c प्लस डी बाई 2 को मैंने थीटा प्लस अल्फा लिखा, तो यहाँ से कंपेयर करके मेरे को पता चला कि c माइनस डी इक्वल टू 2 थीटा है और c प्लस डी इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 अल्फा है। इन दोनों को समेशन करेंगे, अगर मैं इन दोनों को मतलब इसमें से अगर इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा कि d इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और d इक्वल टू अल्फा बचेगा और c इक्वल टू 2 थीटा प्लस अल्फा बचेगा, ये बचने वाला है मेरे पास। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं तो मेरे पास आया यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस का साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मेरा रेंज का फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब मैं बोलता हूं कि फॉर मैक्सिमम रेंज अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ साइन 2 थीटा प्लस अल्फा वाली चीज बच रही है। तो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा वाली जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो 2 थीटा प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होगा मेरा 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो थीटा विल बी इक्वल टू आएगा पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाय, ओके, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये मेरा एंगल होगा फॉर मैक्सिमम केस। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया। अब मैं हाइट की अगर बात कर लेता हूँ कि हाइट कितना होगा, तो हाइट का फॉर्मूला सिंपल है, जैसे हमने निकाला था कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। सिमिलर तरीके से निकालना है। सॉरी, अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी तो इसको मैं प्लस 2a एच की बात कर लेता हूँ, ए वाई की बात कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूँ जो कि कैपिटल एच है, ए की वैल्यू मेरे पास ए साइन जी कॉस एल्फा है। सॉरी, ए में हमारी ए वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वी वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0, क्योंकि अगर मैक्सिमम पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा। इसकी वैल्यू मेरे पास यू साइन थीटा ही है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 2g कॉस एल्फा इंटू एच, तो एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g कॉस एल्फा। ये मेरे पास निकल के आ गया और ये मेरा एच की वैल्यू हो गई। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेरे तीनों डेरिवेशन हो गए। अब हम केस को चेंज कर रहे हैं, अब द इंक्लाइन की जगह हम डाउन द प्लेन जा रहे हैं। वही केस है, इस बार जो हमारा एक्स डायरेक्शन है उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन हम इस वाली को ले रहे हैं और पॉजिटिव वाई हम इसको ले रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स, ठीक है, और ये होगी मेरी नेगेटिव वाई। ठीक है, समझ में आ गया, ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई में बचा डायरेक्शन है। तो अगर मैं बात करूं कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, तो ए एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव का जी साइन एल्फा है और ए वाई जो है वो नेगेटिव ही है, माइनस का जी कॉस एल्फा। ओके, अब मैं अगर बात करूं कि यू एक्स की वैल्यू क्या है, अगर मैं अभी तो मैं प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन मोशन में नहीं किया है, अगर ये यू फिलहाल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, तो इससे तो हमें फिर कुछ ज़्यादा खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो जिस स्पीड से नीचे आ रहा है वो उस स्पीड से नीचे आएगा और ये प्लेन है तो अंडरग्राउंड में तो जा नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ए वाई किसी काम का नहीं है क्योंकि वो प्लेन उसको रोक के बैठा है। अब हम बात करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट द थीटा एंगल। कैसे? एट द अगर ये मेरा प्लेन है और मैं यहाँ से इसको थीटा एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मेरा एक्स डायरेक्शन में तो हो गया यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में हो गया मेरा यू साइन थीटा। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह वर्क करेगा और ऊपर जाके वापस से नीचे आएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से ए एक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास पॉजिटिव जी साइन एल्फा और ए वाई की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस का जी कॉस एल्फा और यू वाई की वैल्यू हो गई मेरे पास यू साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में और यू एक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास यू कॉस थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है इस बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से निकालते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, यू कॉस थीटा आ गया, जी साइन अल्फा आ गया, यू कॉस थीटा जी साइन अल्फा। ठीक है, ये तो चारों इक्वेशन बनाइए, कोई भी यहाँ पे गलती है, ये माइनस साइन होगा, ये वाला साइन माइनस होगा, देखो यहाँ पे माइनस दे रखा है, ये माइनस होगा, बाकी सब करेक्ट है। अब वही टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो वही कॉन्सेप्ट है मेरा जो मैंने पहले यूज में लिया था कि वाई डायरेक्शन में मेरा वो 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला
वही सेम रहने वाला है कि 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, दिस इज बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला चेंज होगा। और जो रेंज का फॉर्मूला है वो भी सेम ही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। बस थोड़ा सा हल्का सा जो चेंज रहेगा वो हम देखने वाले हैं अभी। तो रेंज क्या होगा मेरा, इस बार रेंज यू एक्स टी प्लस का मतलब एडिशन हो रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, समझ आ गया। तो और जी नहीं, ए एक्स होगा जो कि मेरा जी साइन एल्फा है और टी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई यू साइन यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू है मेरे पास 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जी से एक जी से कैंसिल हो गया, साइन अल्फा वगैरह पूरा सॉल्व करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो गया 4, और सॉल्व करने में मेरा आंसर आएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, वही कॉमन निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। तो ये हो गया मेरा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉमन निकालना चाहेंगे तो वही आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, कॉमन निकाल लिया मैंने, और मेरा आंसर आया कॉस थीटा यहाँ से बचा प्लस का, और साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। सिमिलर ही आ रहा है पूरा, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। देखो लास्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला डराइव वो क्या आया था, वो भी ऐसे ही आया था, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया था उसमें, है ना, सेम आया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है बताओ, डिफरेंस बताओ डिफरेंस। तो डिफरेंस आ रहा है कि वहां पे हमारा नेगेटिव साइन आया था और यहाँ हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो हमने ये पढ़ा था कि 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस सी प्लस डी पढ़ा था वहां, यहाँ पे कॉस सी माइनस डी होगा, जो कि क्या बनेगा, थीटा माइनस एल्फा बनेगा। क्या बनेगा, थीटा माइनस एल्फा बनेगा, या अल्फा माइनस थीटा कर लो, थीटा माइनस एल्फा कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो थीटा माइनस एल्फा कर लो या अल्फा माइनस थीटा कर लो, आंसर वही आने वाला, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर एंगल मैक्सिमाइज करने वाला केस आता है बार वापस से, तो यही होगा कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब ये थीटा इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा दूसरी फॉर्म में। तो मैक्सिमम वाला केस मत देखो, फिलहाल यही है, और मैक्सिमम के लिए वही आएगा कि पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला इस चीज पे। इतना समझ लो कि डेरिवेशन के थ्रू ही इसके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस अगर करना चाहोगे तो दिक्कत आ सकती है। अब जैसे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एन इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक प्लेन है जो कि बीटा एंगल पर है विद द हॉरिजॉन्टल, और अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम पॉइंट एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के संग अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल तो ये है मेरा, तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा है वो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा हो गया, क्योंकि देखो ये वाला एंगल पूरा अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा हुआ। तो वही हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। तो हमें इस केस में अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो पहले तो देखो हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, आर इक्वल टू आया था, मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ उसको। आर इक्वल टू आया था मेरा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, डिटरमिनेंट वाइज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। फॉर मैक्सिमम केस थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस का, ये मेरा यहाँ पे अल्फा तो इंक्लाइन प्लेन का है,
और थीटा मेरा प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो इन दिस केस अगर मैं इस केस के लिए बात करने वाला हूँ, तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, जिसमें जो अल्फा है वो तो बीटा बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंक्लिनेशन वाला है वो यहाँ पे बीटा गिवन है, और ये जो थीटा है मेरा वो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है। तो टू थीटा प्लस अल्फा, तो टू अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा, जिसकी वैल्यू है साइन बीटा। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है तो ध्यान से देखना। अब मेरा अल्फा बाई टू होता है वैसे, तो यहाँ पे बीटा बाई टू होगा, ये मेरा इक्वल टू थीटा होना चाहिए। दैट मीन इक्वल टू थीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये मेरे को निकल के आ गया। अब मेरे को सिर्फ ये वैल्यू, मतलब यहाँ से वैल्यू को इधर पुट करना है, क्योंकि मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ बीटा की फॉर्म में है, तो मैं अल्फा को चेंज करूंगा बीटा में, तो अल्फा विल भी इक्वल टू आ जाएगा मेरा पाई बाई फोर माइनस का प्लस का बी बाई बीटा बाई टू हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू को अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाना चाहिए। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास यू स्क्वायर, ठीक है, साइन साइन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पीछे देख लेते हैं ना, साइन टू अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, ये मेरे पास गिवन है। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या रखनी है, अल्फा की वैल्यू मेरे को रखनी है पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू, पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू। अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो साइन टू पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू माइनस का बीटा प्लस का बीटा, ये आ रहा है। ओके, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास आया पाई बाई टू, क्या आया, पाई बाई टू प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू के, और माइनस बीटा बाई टू प्लस का बीटा, ये आ रहा है मेरे पास। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करना चाहूँ, इस वैल्यू को निकालना चाहूँ, सॉरी ये टू बीटा हो जाएगा, गलती कर दी थोड़ी सी, ये यहाँ पे टू बीटा हो जाएगा प्लस माइनस का, तो ये बीटा से सारे बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा पाई बाई टू। ये मेरे को बचा क्या, पाई बाई टू। तो इसको तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया साइन पाई बाई टू, और माइनस का साइन बीटा ही रहने देते हैं, मैंने इसको साइन बीटा ही रहने दिया, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए वैसे, लेकिन ये मेरे को ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आर इक्वल टू आ गया मेरे पास यू स्क्वायर साइन पाई बाई टू माइनस का साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो कि साइन पाई बाई टू की वैल्यू तो वन होती है, तो ये वन माइनस साइन बीटा लिख रहा है एक तरह से, वन माइनस साइन बीटा लिख रहा है एक तरह से, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जिसको मैं और अगर खोल के लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं, तो ए प्लस बी माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वन प्लस साइन बीटा इंटू वन माइनस साइन बीटा हो रहा है, तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बचेगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी वन प्लस साइन बीटा, दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत रेयरली आते हैं, जेई के हिसाब से ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमारा फर्स्ट था एक बार कवर करने का, क्योंकि हम 11th के क्लास के हिसाब से सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज बताना जरूरी है, ताकि आप अपनी 11th को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन विच इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर। तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है इस बार, ठीक है, और जो अल्फा होता है मेरा वो 37 डिग्री का है। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को रेंज निकालनी है, और रेंज का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया था अभी अभी, कि अगर मैं और टॉप टू बॉटम की बात करूं, तो यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अगर मैं उस फॉर्म में बात करता हूँ, तो मैं वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ से इस वाले फॉर्मूला में, कि टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी cos स्क्वायर अल्फा। अगर मैं थीटा माइनस अल्फा करता हूँ तो मेरे को 53 डिग्री आएगा, जो डुएबल है, तो रख देंगे। टू यू की वैल्यू मेरे पास 20 इंटू 20 साइन थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास 1 cos थीटा साइन
cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास 4/5। तो 4/5 मैंने पुट किया, जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा मेरे पास आ गया क्या? cos स्क्वायर cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 ऊपर की साइड। तो 5 से और ये कैंसिल हुआ, 10 से ये कैंसिल हुआ, ये 5 बचा मेरे पास, 5 ये 10 हो गया। अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 2 टू 8, तो 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9 विल बी माई करेक्ट आंसर। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 160 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1600 डिवाइड बाय 9, तो मेरा आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए वैसे तो, बट आई एम गेटिंग इनकरेक्ट आंसर। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 और इसकी वैल्यू होती है 4/5। तो थोड़ा सा आंसर में यहाँ पे चेंज आएगा, थोड़ी गलती कर दी। 220 का स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री 1, कॉस ऑफ 53 डिग्री 3/5, जी की वैल्यू 10, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 16/25। सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 बार कैंसिल हो गया, ये 10 2 बार हो गया, ये 8 बार हो गया, ये 4 से हो गया 5, 2 से 2 कैंसिल, 25 75 मीटर विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 2 क्वेश्चन और रह गए, इनको देखते हैं लास्ट। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये जेई मेन का पीवाईक्यू है, जेई मेन पीवाईक्यू है 2023 का या 22 का, मेरे को याद नहीं आ रहा। जेई मेन का पीवाईक्यू है। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द यू इक्वल टू 2, ठीक है, तो यू गिवन है, मेरे को अल्फा गिवन है 30 डिग्री, मेरे को थीटा गिवन है 15 डिग्री। ओके, सो मेरे को बोलना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विद द पार्टिकल, तो मेरे को रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकाल। तो रेंज ना निकालने की बजाय मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्योंकि उसने डिस्टेंस बोला है, ठीक है, तो वो पॉइंट कुछ भी इधर होगा। तो अगर मैं y कंपोनेंट को अलग से निकाल लूँ और x कंपोनेंट को अलग से निकाल लूँ, देन उसको मैशअप करके वो भी कर सकता हूँ, या मैं रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। तो करके देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला अगर मैंने टॉप टू बॉटम की बात करूँ, सॉरी बॉटम टू टॉप की बात करूँ, तो मेरा फॉर्मूला आया था आर स्क्वायर, सॉरी आर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये रहा 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक, देखो अच्छे से देखो क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मेरे पास सब चीज है, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन 30, ठीक है, यू की वैल्यू मेरे पास 2 है, ये वैल्यू भी है। साइन थीटा माइनस अल्फा अगर मैं करूं तो मेरे पास कॉस ऑफ -15 डिग्री आ रहा है, जो कि वैसे तो कॉस ऑफ 15 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी समझ में आता है, पर कॉस 15 की वैल्यू भी तो नहीं पता मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो कॉस सी माइनस डी इज इक्वल टू होता है मेरा कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी, सॉरी प्लस साइन सी साइन डी, यही होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस 45 डॉट कॉस 30 प्लस साइन 45 डॉट साइन 30 डिग्री। ओके, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 प्लस ये हो गया 1/√2, ये हो गया हाफ, तो मेरा आंसर आया √3 प्लस 1/2√2, जिसको सॉल्व करने पे 0.91 समथिंग कुछ वैल्यू आने वाली है। मैं सॉल्व करके बैठा हूँ ऑलरेडी। √3 की वैल्यू 1.731 प्लस 1/2 इंटू 1.41, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 0.91 समथिंग कुछ आंसर आने वाला है। तो देखते हैं, तो 2 यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, साइन 30 की वैल्यू हो गई हाफ, कॉस 15 डिग्री वैल्यू हो गई 0.91 एंड डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 है, और √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। और मैं सिंप्लीफाई और करना चाहूँ तो मेरा आएगा 16 इंटू 0.91 डिवाइडेड बाय 30 विल बी माई करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज माई करेक्ट आंसर। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम द गन
फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इसको एसडब्ल्यू क्वेश्चन बोल रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करना, अगर आपका सॉल्व नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, इसको लेक्चर को एंड करते हैं आज। और अब हमारा सिर्फ रिलेटिव मोशन बचा है, हमारा पूरा काइनेमेटिक्स कवर हो चुका है, रिलेटिव मोशंस इन 1D एंड 2D, जिसको मैं 2 पार्ट में करने वाला हूँ। पार्ट 1 होगा 1D के लिए और पार्ट 2 होगा मेरा 2D के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अगर वो उस क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच।